नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण। मेरे YouTube चैनल हेलो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर चारण पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चित भी हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये एक समसामयिक विषय भी है और इतिहास के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार आता ही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1861 में अपने फर्स्ट वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग, उनके समय में अलेक्जेंडर कैनिंघम, याद रखना अलेक्जेंडर कैनिंघम एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर थे। अलेक्जेंडर कैनिंघम, वायसराय कैनिंग के समय में 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कैनिंघम जो है ये पहले एएसआई के डायरेक्टर थे। 1861 से पहले ये अंतिम गवर्नर जनरल के तौर पर भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। अलेक्जेंडर कैनिंघम जो है, इन्होंने भारतीय पुरातत्व में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस कारण इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता के तौर पर भी इनको जाना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर के तौर पे भी इनको जाना जाता है। अब बात आती है कि इसमें पहले भारतीय जो एएसआई के डायरेक्टर थे वो कौन थे। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ एएसआई, तो याद रखना राय बहादुर दयाराम साहनी, ये पहले भारतीय थे जो एएसआई के डायरेक्टर थे। याद रखना, पहले भारतीय राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे ये 1931 के अंदर पहले भारतीय थे जो एएसआई के डायरेक्टर बने। जब सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 के अंदर, उस समय जॉन मार्शल एएसआई के डायरेक्टर थे। याद रखना, एएसआई के डायरेक्टर जॉन मार्शल थे। अब आता है कि ये एएसआई किसके अंडर के अंदर आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय इसके अंडर में ये आता है। और वर्तमान में इसके जो मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, याद रखना स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास। प्रहलाद पटेल ये इनके मिनिस्टर है, जो मध्य प्रदेश एमपी से, दामोह से लोकसभा के सदस्य है। और इस समय प्रेजेंटली एएसआई के डायरेक्टर के तौर पर, याद रखना, विद्यावती, ये कर्नाटक कैडर के आईएएस, ये मैडम आईएएस है, 1991 बैच के आईएएस है। ये वर्तमान में एएसआई के डायरेक्टर है। अब आता है, ये अभी चर्चित क्यों रहा। अभी पिछले साल जब राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसमें सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और जो सबूत को उन्होंने माना है, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना है, वो एएसआई के सबूतों को ही माना है। ये भारत के अंदर होने वाली तमाम पुरातात्विक खोज, पुरातात्विक जानकारी, पुरातात्विक रिसर्च, वो सब इनके अंडर में ही, एएसआई के अंडर में होती है। और हर एक जो अपने स्मारक है, पुरातात्विक स्थल है, उनकी देख रेख भी इसी मंत्रालय के अंडर में आता है। इसलिए ये हमारे लिए इतिहास की जानकारी के लिए एएसआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है कि किसी भी पुरातात्विक स्थल की खोज की होती है, वो किस विधियों के अंडर में होती है। तो इसकी दो विधि है, याद रखना। एक है कोई भी पुरातात्विक स्थल की खोज के बारे में जो अपने पास विधियां हैं, उसमें दो विधि है। एक है सापेक्ष विधि और एक है निरपेक्ष विधि। याद रखना, सापेक्ष विधि और निरपेक्ष विधि। सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। इस विधि के अंदर सबसे पहले अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक समय की तुलना कर सकते हैं कि उस समय ये वस्तु हमें प्राप्त हुई है, वो सापेक्ष विधि के अंदर आती है। जैसे कोई ये कहे कि मेरा जन्म भारत की आज़ादी से 10 साल पहले हुआ, तो हमें ये समझना होगा कि भारत आज़ाद कब हुआ और फिर उससे 10 साल पहले का जो ज़माना है, यानी दो अलग अलग कालक्रम की तुलना करके हम सापेक्ष विधि के बारे में समझ सकते हैं।
इसके भी अलग अलग सापेक्ष विधि के भी अलग अलग रूप है। जैसे स्त्रीकरण विधि, पहली आता है स्त्रीकरण। स्त्रीकरण विधि में क्या होता है कि जो वलय या जो परत, याद रखना ये सबसे प्राचीन काल के लिए, प्रागैतिहासिक काल के लिए ये विधि जो है काम में ली जाती है। जो इस स्त्रीकरण विधि के अंदर जो सबसे निचली परत है अथवा जो सबसे नीचे वो उतना पुराना, इसकी टैगलाइन यूँ समझ के चलिए। जो वलय जो है, जो परत जो है, जब उसकी खुदाई की जाती है तो जितनी निचली परत होती है वो उतनी पुरानी होती है, वो स्त्रीकरण विधि में आती है। तो दूसरा आता है पराग विधि। पराग विधि स्पेशली पेड़ पौधों के लिए होती है। पेड़ पौधों के अंदर इसकी उम्र पुराने समय के हिसाब से अपन जान सकते हैं कि किसी बर्फीले एरिया के अंदर या रेगिस्तान एरिया के अंदर जो वनस्पतियाँ होती है उनका कालक्रम इस विधि के द्वारा माना जाता है। तीसरी आती है फ्लोरीन विधि। फ्लोरीन विधि के अंदर एक ही स्थल से मिलने वाली जो हड्डियां होती है उसके अंदर फ्लोरीन की मात्रा जो होती है वो समान रहती है। वहीं दूसरे स्थल से प्राप्त होने वाली जो हड्डी होती है उसके अंदर फ्लोरीन की मात्रा अलग अलग होती है। तो दो अलग अलग समयों का एक तुलनात्मक अध्ययन आता है, वो सापेक्ष विधियों के अंदर आता है और इसमें ये सारी विधियाँ आती है। अब आती है निरपेक्ष विधि। ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक विधियाँ होती है और काम की होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक विधि के अंदर कार्बन तत्वों को माना जाता है। किसी भी पदार्थ की खोज की जाती है उसमें कार्बन तत्वों को माना जाता है। तो सबसे आता है कार्बन 14 पद्धति। इसके अंदर कार्बन 14 जो है इसका अर्धायु काल होता है 5730 वर्ष। याद रखना 5730 वर्ष, यानी कि हर वस्तु के अंदर कार्बन के कण मान जाते हैं, उसका एक फिक्स समय के बाद उसका अर्धायु काल उस कार्बन का 5730 वर्ष माना जाता है। और 50,000 वर्ष तक की किसी भी वस्तुओं को जानकारी के लिए ये काम में आती है। 50,000 वर्ष से पुरानी कोई वस्तु है तो उसके अंदर ये विधि हमारी कामयाब नहीं रहती है। इस विधि के लिए सबसे पहले 1949 के अंदर विलियम लिब्बी जो थे, उनको, ये अमेरिका के रसायन शास्त्री थे, इनको इस विधि की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री का, कार्बन 14 पद्धति के लिए। अब इसके अलावा जो अपन देखते हैं वो आता है पोटेशियम आर्गन विधि, यानी कि जो वस्तु 50,000 वर्ष पहले की है उसके लिए आता है पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम आर्गन KAR विधि, यानी कार्बन 14 पद्धति से 50,000 वर्ष तक की वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका काल प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले की जो विधि है उसके लिए पोटेशियम आर्गन विधि यूज की जाती है। चाहे चट्टान हो, चाहे मैदान हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे नदी हो, उसके अंदर हर एक के अंदर पोटेशियम या आर्गन के तत्व माने जाते हैं। और पोटेशियम और आर्गन के तत्वों के बेस के आधार पर उनका समय जो है वो 50,000 वर्ष से पहले का है, तो उसका ज्ञात इस विधि के द्वारा अपन कर सकते हैं। अब इन दोनों विधियों में एक डिफरेंट है, ये जो है ये सिर्फ सजीव वस्तु, यानी एक समय में वो सजीव थे, उनके लिए ही कार्बन 14 पद्धति उपयोग की जाती है। और पोटेशियम आर्गन जो है वो निर्जीव के लिए, याद रखना ये सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के लिए ही अपन इस विधि से उसका कालक्रम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक आती है वृक्ष वलय विधि। वृक्ष वलय विधि, वृक्ष वलय विधि, इसके अंदर क्या होता है, ये पेड़ पौधों के अंदर यूज में ली जाती है, जिसमें एक पर्टिकुलर एक वर्ष के अंदर उस वृक्ष की जो वलय है, छाल जो है वो कितने बनते हैं उसके हिसाब से इसका कालक्रम ज्ञात किया जाता है वृक्ष वलय विधि से। और दुनिया का सबसे प्राचीन जो वृक्ष है वो है पाइनस। याद रखना पाइनस का जो है निर्धारण भी उसका कालक्रम निर्धारण इस विधि से किया जाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1100 वर्ष तक का हो सकता है, यानी 1100 वर्ष पुराना कोई वृक्ष है उसको इस विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आती है थर्मोल्यूमिनेसिस विधि। एक आती है थर्मोल्यूमिनेसिस विधि। थर्मोल्यूमिनेसिस इस विधि के अंदर अपन प्राचीन काल के जितने भी मृद भांड, याद रखना मृद भांड यानी जो बर्तन जो थे मिट्टी के, उनका जो कालक्रम है वो थर्मोल्यूमिनेसिस विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं।
तो इन विधियों के माध्यम से अपन किसी भी वस्तु का कालक्रम, जो इतिहास के अंदर रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो उसमें इन विधियों के माध्यम से अपन उसका कालक्रम ज्ञात कर सकते हैं। और ये सारी विधियों का उपयोग ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है किसी भी वस्तु का कालक्रम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मित्रों, आज ये टॉपिक जो हमारे ASI बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखना और मेरे YouTube चैनल हेलो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर चारण के लिंक पे रहना, आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।